हेलो फ्रेंड्स, लिटरेचर ट्रेजर में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे एक नॉवल जिसका नाम है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड बाय थॉमस हार्डी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी पब्लिकेशन ईयर से। इसे पब्लिश किया गया था 1874 में और लिखा गया था 1873 में। इसका जो सेटिंग है वो इंग्लैंड के एक वेसेक्स नाम के कंट्री में की गई है, जो एक फिक्शनल कंट्री थी। इसे विक्टोरियन एरा में पब्लिश किया गया था। ये विक्टोरियन एरा की नॉवेल है। सबसे पहले हम थॉमस हार्डी के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। थॉमस हार्डी एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और पोएट थे। उन्होंने राइटिंग शुरुआत करने से पहले 10 साल तक आर्किटेक्ट में काम किया था। उसके बाद उन्होंने राइटिंग पर ही फोकस की। वो अपने प्लॉट में, अपने वर्क में रोमांटिक प्लॉट के साथ-साथ डीप फिलोसॉफिकल थीम को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड किया करते थे। वो जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनके स्ट्रगल हैं, उनके सोसाइटी के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके पर्सनल फ्लो हैं, उन्हें बहुत ही खूबसूरती से अपने वर्क में पोर्ट्रेट किया करते थे और इसके लिए वो ख़ास जाने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में, जो इस नोवेल के मेन कैरेक्टर हैं। वो है बाथशेबा एवरडीन और उनके इर्द-गिर्द जो कैरेक्टर हैं वो है गैब्रियल ऑर्क, सार्जेंट फ्रैंक ट्रॉय, फेनी रॉबिन और विलियम बोल्डवुड। ये उनके लाइफ में इस नोवेल में अपने पार्ट्स प्ले करते हैं, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारी बाथशेबा और इनकी इर्द-गिर्द ही ये पूरी नोवेल चलती है। तो चलिए हम सबसे पहले बाथशेबा से ही शुरुआत करते हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं ताकि ये नोवेल को समझने में, उस समय की सोसाइटी को समझने में और उसकी वुमन की स्ट्रगल को समझने में मदद मिलेगी। तो बाथशेबा एवरडीन जो है वो इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन है। वो कभी भी किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहती और अपनी लाइफ अपनी मर्जी के हिसाब से जीना चाहती हैं। ब्यूटीफुल और करिश्मेटिक, वो बहुत ही खूबसूरत है और उसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो सिंपल सी बात है, वो मल्टीपल मेन को अट्रैक्ट करती है अपनी लाइफ में, जो इम्पोर्टेंट रोल इस स्टोरी में प्ले करते हैं। वो न्यू वुमन को सिंबलाइज करती हैं। एक जो ढाँचा था कि वुमन को ऐसे ही होना चाहिए, वो उससे निकल कर वो ट्रेडिशनल जेंडर रोल को चैलेंज करती है विक्टोरियन एरा में। बाथशेबा ये मिस्टेक बहुत तो ही बड़ी करती बात है है क्योंकि उसने उस अपने समय लाइफ वुमन के में पास इतने इमोशनली राइट्स नहीं हुआ होकर करते बहुत थे। से ऐसे चॉइसेस लिए, फैसले लिए, जिसके लिए उसे सफ़र भी करना पड़ा, लेकिन उसने उससे सीखा, आगे बढ़ी। नॉट परफेक्ट, रियलिस्टिक कैरेक्टर। तो बाथशेबा का जो कैरेक्टर है, आप अगर पढ़ोगे ये नॉवल को तो आप उससे रिलेट कर पाओगे। उसके फ्लो हैं, उसलिए जिसकी वजह से वो मोर ह्यूमन और रिलेटेबल है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, ग्रोथ। तो इस नॉवल में आप देखोगे कि वो कैसे मोर मैच्योर, वाइस और कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रू लव। वो धीमे-धीमे कैसे ग्रो करती है, कैसे समझदार होती है, वो कैसे समझती है कि ट्रू लव क्या होता है, इमोशंस के साथ कैसे डील करते हैं। ये सब उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में होता है, जो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं गैब्रियल ओक। तो वो एक ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी इंसान है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो सिंसियर है और हमेशा वही करता है जो राइट है, जो अच्छी बात है, जो सही होना चाहिए, करना चाहिए। हार्ड वर्किंग फार्मर है, वो प्रैक्टिकल है, मेहनती है और डीपली कनेक्टेड टू द रूरल लाइफ एंड नेचर। वो इसके बारे में, अपने काम के बारे में अच्छे से उसे पता है। पेशेंट और काम है। वो कोई भी काम करने के लिए रस नहीं करता और वो शांति से डिसीजन लेता है और हमेशा काम रहता है कोई भी सिचुएशन में, जो आगे जाकर उसकी बहुत मदद करेगी। लॉयल और डिवोटी है। वो उसे बातशेबा से प्रेम हो जाता है और वो हमेशा उसी से प्रेम करता है और उसे सपोर्ट करता है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो कह सकते हैं कि एक ग्रीन फ्लैग है हमारा ये गैब्रियल ओक। सेल्फलेस इन नेचर, गैब्रियल ओक सेल्फलेस नेचर है। वो हमेशा बातशेबा की हैप्पीनेस को आगे रखता है, जो डिस्क्राइब करता है ट्रू और अनसेल्फिश लव। इमोशनली स्ट्रॉन्ग, नॉवल की शुरुआत में ही उसने अपने सारे पैसे सिप में इन्वेस्ट किए थे, लेकिन उसके सारे सिप क्लिफ से नीचे गिर के मर जाती हैं। लेकिन सब कुछ खोने के बावजूद वो स्ट्रॉन्ग रहता है और काम करते ही रहता है, वो हार नहीं मानता। प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव, वो बातशीबा के साथ काम करने लगता है और उसके बाद वो हमेशा उससे हेल्प करता है। जब क्राइसिस आती हैं, बहुत बार ऐसी बातें होती हैं, कभी आग लग जाता है, कभी उसकी शिप्स हैं, वो बीमार हो जाती हैं। उन समय में वो हमेशा बातशीबा को सपोर्ट करता है और गाइड करता है। सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी, गैब्रियल ओक रिप्रेजेंट करता है रिलायबिलिटी,
बैलेंस और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ट्रॉय के मुताबिक। प्रैक्टिकल थिंकर, इस नॉवल में जितने भी कैरेक्टर हैं वो उनका मन में जो पहला ख्याल आता है उसी के हिसाब से फैसला लेते हैं, लेकिन हमारा गैब्रियल ओक है वो ऐसा नहीं है। वो लॉजिकल लगाता है और एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रॉब्लम के साथ डील करता है। रिप्रेजेंट आइडियल लव, उसका जो प्यार है उसका लव है वो मेच्योर है, स्टडी है और बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट है, ना कि जस्ट ऑन अट्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे, फ्रैंक ट्रॉय, चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव। ट्रॉय इज वेरी हैंडसम एंड नो हाउ टू इम्प्रेस पीपल, स्पेशली बाथशेबा। फ्लुएंट स्पीकर, वो बहुत ही स्मार्टली अपने वर्ड को यूज करता था और लोगों का अटेंशन लेता था। उसे पता था कि लोगों को कैसे बहलाना है, फुसलाना है। इरिस्पॉन्सिबल और केयरलेस, अगर आप पढ़ोगे आप इस नॉवल में देखोगे कि वो कितना इरिस्पॉन्सिबल है, कभी भी परिणाम के बारे में, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचता ही नहीं था और बिना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम किया करता था, कोई भी काम हो। सुपरफिशियल नेचर, ही फोकस ऑन मोर अपीयरेंस एंड एक्साइटमेंट रादर देन अ रियल इमोशन। सेल्फ सेंटर, ही मोस्टली थिंक अबाउट हिज ओन डिजायर एंड प्लेजर। वो कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता था और इसकी वजह से, इसकी इसी हरकत की वजह से इस नोवेल में बहुत से कैरेक्टर हैं जिन्हें प्रॉब्लम्स हुई थी और सफ़र किए थे। नेक्स्ट कैरेक्टर इज विलियम बॉल्डवुड, सीरियस एंड रिजर्व पर्सनालिटी। Bollywood is quiet, disciplined, and does not easily express his emotion. वो बहुत ही शांत स्वभाव का था और अपना इमोशन किसी को एक्सप्रेस नहीं किया करता था। वेल्दी एंड रिस्पेक्टेड फार्मर, ही इज अ फाइनेंशियली स्टेबल एंड वेल respected in society. Emotionally rigid. At first, he seems calm and controlled, but he struggled to handle strong emotion. Obsessive love. His love for Bathsheba became intense and unhealthy, almost like a obsession. Influenced by small action. A simple Valentine prank by Bathsheba deeply affected him and changes his life. बादशिबा क्या करती है, एक कार्ड लेती है और उसमें लिखती है मेरी मी वैलेंटाइन के दिन और उसे भेज देती है। जब उसे पता चलता है कि बादशिबा ने उसे भेजा है तो उसे फोर्स करने लगता है कि नाउ यू हैव टू मैरी मी बिकॉज आई एम इन लव विथ यू। Lack emotional balance. He cannot manage rejection properly, which lead to extreme behavior. जो आगे जाकर आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों, क्या मतलब है इसका। Tragic character. His life turned into tragic because of his uncontrolled emotion and expectation. Symbol of obsession. He represents love that is not balanced, too serious and overpowering. वो बादशाह को लेकर बहुत ही सीरियस हो जाता है। बादशाह उसे साफ-साफ कहती है कि उसने जो लेटर भेजा था, वो मज़ाक था और माफ़ी भी माँगती है। बावजूद वो इस बात पे अड़ जाता है कि बादशाह को उससे शादी करनी ही पड़ेगी क्योंकि उसने ये लेटर भेजा था, उसने ही पूछा था पहले कि मैरी मी। रिजिड थिंकिंग, वन्स ही डिसाइड समथिंग, ही कैन नॉट ईज़िली चेंज हिज माइंडसेट। क्या होता है जब सबको लगता है कि ट्रोय मर चुका है और बादशेबा दुख मना रही होती है तो वो वापस उसे प्रपोज करता है, कहता है कि यू हैव टू मैरी मी, यू ओ मी बिकॉज तुमने मुझे वो लेटर भेजा था, तुमने प्रैंक किया था। अब बादशेबा पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो हाँ कह देती है मजबूरी में आकर। तभी क्या होता है, ट्रोय की एंट्री वापस होती है। अब उसका हस्बैंड ज़िंदा है, तो उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती। इस बात से वो बहुत ही मतलब गुस्से में आ जाता है और गन लेकर, बंदूक लेकर ट्रोय को जान से मार देता है और इस तरह से उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट मिल जाती है। विक्टिम ऑफ हिज ओन इमोशन। हिज डाउनफॉल हैपन बिकॉज़ ही कैन नॉट कंट्रोल हिज फीलिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फेनी रोबिन के साथ। तो फेनी रोबिन हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर हैं। वो इनोसेंट एंड जेंटल हैं। वो काइंड हार्टेड हैं, सॉफ्ट हैं और ट्रस्टिंग बाय नेचर। पुअर एंड वनरेबल, वो वीक सोशल और फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आती हैं जिसके लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहती हैं और इसी वजह से उन्हें बहुत ही बुरी तरह से ज़िंदगी जीनी पड़ती है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ट्रूली इन लव विथ ट्रॉय, शी जेन्युइनली लव्स ट्रॉय एंड रिमेन लॉयल टू हिम। विक्टिम ऑफ बिट्रेयल, ट्रॉय उससे शादी करने को कहता है और वो जब पहुंचती है तो वो गलती से किसी दूसरे चर्च में पहुंच जाती है जिसकी वजह से शादी नहीं हो पाती। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग हर,
ट्रोय जाता है उस शहर में और बाथशेबा से मिलता है और बाथशेबा से शादी कर लेता है। सो ही फेल टू सपोर्ट हर व्हिच लीड हर टू सफरिंग, सिंबल ऑफ प्योर लव। उसका जो प्रेम था ट्रोय की तरफ वो सेल्फलेस था, वो इम्पल्सिव नहीं था। ट्रैजिक कैरेक्टर, उसकी लाइफ फुल ऑफ पेन, स्ट्रगल और सैडनेस से भरी थी। रिप्रेजेंट सोशल इनजस्टिस। सी सो हाउ वुमन विदाउट पावर और सपोर्ट सफ़र इन सोसाइटी। उस समय में अगर आपके पास पैसे ना हो, आपके पास सोशल बैकग्राउंड मतलब मजबूत ना हो, तो आपको बहुत ही तकलीफ़ों से गुजरनी पड़ती थी। हेल्पलेस सिचुएशन, शी हैज़ वेरी लिमिटेड कंट्रोल ओवर हर लाइफ एंड सर्कमस्टेंसेस। कॉन्ट्रास्ट विथ बादशेबा, जहाँ बादशेबा स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट है, फेनी यहाँ पे वीक और डिपेंडेंट है। क्रिएट्स इमोशनल इम्पैक्ट, her story brings sympathy and highlights the consequence of Troy's actions. हमने इस नॉवल के सारे कैरेक्टर के बारे में जान लिया है, तो आगे बढ़ते हैं समरी की तरफ। The novel is about a woman named Bathsheba Everdeen who inherited her uncle's farm and decided to run it by herself. तो क्या होता है, बादशेबा को एक फार्म अपने अंकल की तरफ से मिलता है जो वो डिसाइड करती है कि खुद चलाएगी, वो खुद उसे रन करेगी। शी इज़ अ स्मार्ट एंड इंडिपेंडेंट विच वॉज अनयूजुअल फॉर अ वुमन इन द टाइम। तो मैं जैसे कि आपको पता है कि विक्टोरियन एज में क्या होता था कि अगर वुमन को इनहेरिटेज में कुछ मिलता है, कोई घर हो, फार्म हो या कोई लैंड हो, शादी के बाद सब उसके हस्बैंड को मिल जाता था, सभी पर उसके हस्बैंड का आधिपत्य हो जाता था। अगर वो डिवोर्स चाहे, वो चाहे कि अलग हो जाए, तो हो सकती थी, लेकिन उसे उसका जो इनहेरिटेंस था वो वापस नहीं मिलेगा, उसके पति के पास ही रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय में बाथशेबा ने ये डिसाइड किया कि मुझे शादी नहीं करनी और मुझे अपना फार्म ही चलाना है और मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। अब क्या होता है, नोवेल की शुरुआत में जब बाथशेबा अपने आंट के साथ रहती थी, अभी उन्हें इनहेरिटेज में कुछ मिला नहीं है। तब क्या होता है, तब वो गैब्रियल ओक से मिलती है और गैब्रियल ओक ने उन्हें प्रपोज़ किया होता है शादी के लिए, क्योंकि गैब्रियल ओक ने पहली नज़र में ही बाथशेबा से प्यार हो जाता है और बाथशेबा उसे ना कह देती है, क्योंकि बाथशेबा को ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी उनकी तरफ। उसके बाद क्या होता है, वो आगे बढ़ जाती हैं, अपने फार्म को संभालने चली जाती हैं और यहाँ गैब्रियल ने अपना सारा पैसा जो जमा पूंजी थी उसे सीप में लगा दिया था। और क्या हुआ था, उसका एक जो डॉग था वो आधी रात को सारे शिप को भगाकर क्लिफ से नीचे ढा देता है और सभी गिर के मर जाते हैं। और इस तरह से गैब्रियल अपना सब कुछ लॉस कर जाते हैं और वो काम के खोज में निकल जाते हैं और जाकर उन्हें बादशेबा के फार्म में ही काम मिलता है। जब गैब्रियल ने काम मांगा था तो उन्हें नहीं पता था कि ये बादशेबा की ही फार्म है। लेटर ऑन उन्हें पता चला था कि बादशेबा ही मालिक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जिसे हमें पता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और स्मार्ट और ब्यूटीफुल थी, तो सभी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। लेकिन बॉलीवुड को छोड़कर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और वो अपने अपने काम में ही बिजी रहते थे। वो बहुत शांत स्वभाव स्वभाव के थे और वो बहुत रिच और रिस्पेक्टेड फार्मर थे। तो बादशाह को ये बात थोड़ी खली कि ये इंसान मुझ पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा। तो क्या हुआ, एक दिन वैलेंटाइन के दिन उन्होंने एक जोक की तरह एक कार्ड भेजा, उसमें लिखा था मैरी मी। बॉलीवुड को पहले ये रियलाइज़ नहीं होता है कि ये किसने भेजा है और सीरियसली लूँ कि नहीं, लेकिन बाद में जाकर वो गैब्रियल ओक से पूछते हैं कि क्या तुम इस हैंडराइटिंग को पहचानते हो? और गैब्रियल ओक देखते ही पहचान जाता है कि ये तो बादशाह ने लिखा है। तो वो बता देते हैं कि ये तो बादशाह हमारे जो फार्म की मालकिन है उनका है, उनके लिखा हुआ है। उसके बाद वो डीपली फॉल इन लव विथ हर एंड आस्क हर टू मैरी हिम। और वो ना कह देती है, वो माफ़ी भी माँगती है कि ये तो सिर्फ़ एक जोक था और मैं माफ़ी माँगती हूँ कि आपको हर्ट किया या फिर ऐसे मिसलीड की। उसके बाद क्या होता है, वो कहता है यू हैव टू मैरी मी बिकॉज़ आपने भेजा है, कम से कम सोचो तो सही। तो वो 1 वीक का टाइम माँगती है। फिर क्या होता है, देन शी मीट अ हैंडसम सोल्जर नेम्ड सर्जेंट ट्रॉय who swept her off her feet with her own charm and she married him quick. अब हमें पता है कि बादशेबा ने 1 वीक मांगा है सोचने के लिए और वो गैब्रियल ओक के पास जाती है सॉल्यूशन के लिए। और वो उसे एडवाइस करता है कि तुम उससे शादी कर लो। ये बात उसे पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारी ही गलती है, ऐसा मजाक कौन करता है।
फिर वो जब आ रही होती है तभी उसे साजन ट्रॉय मिलता है रात के अंधेरों में। और यहाँ साजन ट्रॉय को एक न्यू टारगेट मिल जाता है। और जब उसे पता चलता है कि बाथशेबा रिच है, तो वो क्या करता है धीमे-धीमे उसकी फ्लैटरी करता है, आस-पास रहता है और अपनी बातों में फँसाकर उसे अपने प्यार में फँसा लेता है। और बिना सोचे-समझे बाथशेबा भी उससे शादी कर लेती है। शादी के बाद धीमे-धीमे करके बाथशेबा को ट्रॉय की असलियत समझ में आती है। वो एकदम क्रूर और इर्रेस्पॉन्सिबल है, रात भर दारू पीता, उसके पैसों से जुआ खेलता, कोई काम नहीं करता और बोलने से वो उसे ही सुनाता। साथ-साथ में वो वर्कर को भी पिलाता, जिस वज़ह से उन्हें काम करने में तकलीफ़ होती थी क्योंकि वो रात भर दारू पीते थे और सुबह जल्दी नहीं उठते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसे एक दिन ये न्यूज़ मिलती है कि आपके यहाँ अंकल के यहाँ एक सर्वेंट थी जिसका नाम था फैनी रॉबिन, उसकी डेथ हो चुकी है और उसका वो कॉफ़िन लेके आए होते हैं। अब आगे क्या होता है कि ट्रॉय के पास एक वॉच थी और उस वॉच में लॉक ऑफ हेयर था जो येलो कलर का था। लेकिन बाथशेबा का हेयर का कलर ब्लैक और ब्राउनिश था, येलो नहीं। तो उसे शक होता है और वो पूछती है, तो वो पहले तो बहाना देता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो है, ये है। लेकिन पहले तो शायद कहता है कि उसकी माँ का है, लेकिन बाद में वो बता देता है कि हाँ, कि ये उस लड़की का है जिसे वो प्यार करता था। लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों अलग हो चुके हैं ऐसा। लेकिन बासिबा के मन में ये शक रह जाता है, तो वो अपने एक सर्वेंट से पूछती है कि क्या तुम जानती हो किसी का हेयर का कलर येलो हो? तो वो कहते हैं कि शायद एक सर्वेंट यहाँ पे काम करती थी, उसका था। लेकिन वो अब यहाँ पे नहीं है, आपके आने से पहले ही वो चली गई थी। उसके बाद क्या होता है, तो उसे शक होता है कि शायद ये फेनी का होगा। तो जाती है और कॉफ़िन खोलती है, तो देखती है कि दोनों का जो हेयर है, वो मैच होता है। और उसे पता चलता है कि फेनी वही लड़की है जिससे ट्रॉय प्यार करता था और फेनी ट्रॉय के बच्चे के साथ थी, जो दोनों की मृत्यु हो चुकी है। ट्रॉय disappear and is thought to be dead, and Ball would try again to get Bathsheba to marry him. क्या होता है कि जब उसे पता चलता है ट्रॉय को कि फैनी मर चुकी है, उसके बाद वो बहुत ही दुखी होकर घर से निकल जाता है और वो लेता है नाव। लेकिन वहाँ पे उस समय तूफान और आंधी आ रही होती है, तो वो नदी में गिर जाता है। उसकी लाश नहीं मिलती है, लगातार 3 दिन तक वो ढूँढते हैं। तो सबको लगता है कि ट्रॉय मर चुका है। और क्या होता है कि वो मरा नहीं होता है, उसे किसी और नाविक ने बचा लिया होता है और उसके बाद वो शायद अमेरिका चला जाता है। वापस नहीं आता, उसे पता चलता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसे ढूँढ रहे हैं, उसकी वाइफ़ ढूँढ रही है लेकिन वो आता नहीं है। और विक्टोरियन एरा में उस समय में ये रूल था, अगर आपका हस्बैंड डिसअपीयर हो जाए, उसका डेड बॉडी ना मिले तो आपको 7 साल तक राह देखनी पड़ेगी। उससे पहले आप रीमैरिज नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे बॉलीवुड आता है और कहता है कि 7 साल के बाद तुम मुझसे शादी कर लेना क्योंकि तुमने मुझसे अ, वो लेटर भेजा था एंड यू ओwe मी। तो मजबूरी में वो कहती है ठीक है, अब तो मुझे करनी ही पड़ेगी, ठीक है 7 साल बाद मैं आपसे शादी कर लूँगी। लेकिन उसी साल क्या होता है, बट सडनली ट्रॉय रिटर्न एंड बॉलीवुड इन अ फिट ऑफ रेज किल्स हिम। उसी उसी साल में क्रिसमस का समय होता है, क्रिसमस का पार्टी जब बॉलीवुड देता है, तो वह बादशाह को भी इनवाइट करता है। अब ट्रॉय वापस लौट कर आता है। तब ट्रॉय ना एक सर्कस में काम कर रहा होता है। फिर वो सोचता है कि मैं वापस जाऊँगा और बादशाह की जो प्रॉपर्टी है, वो मैं हासिल कर लूँगा। क्योंकि हमें पता है कि उस समय में अगर पति पत्नी को डिवोर्स देता है, तो पत्नी की जो भी प्रॉपर्टी थी, वो पति को ही मिलता था। तो वो उस प्रॉपर्टी के लिए वो वापस आता है। फिर क्या होता है जब बॉलीवुड देखता है कि ये वापस आ चुका है, बॉलीवुड तो ऑब्सेस है कि 7 साल बाद मुझे बादशाह मिल जाएगी, मुझे उससे शादी हो जाएगी और देखता है कि अब मेरी प्लान फेल होने वाला है, तो गुस्से में बंदूक लेता है मतलब हाँ, बंदूक लेता है और उसे गोली मारकर मार देता है। फिर क्या होता है? He is arrested and in the end, after everything she's been through, Bathsheba finally realizes how good and steady Gabriel has been all along. इस तरह से बादशाह की ज़िंदगी से ट्रॉय की जो चैप्टर था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और बोलवुड को भी उम्र कैद की सज़ा मिलती है, जो कि जायज़ था, वो डिज़र्व करता था। उसके बाद बादशाह को भी ये रियलाइज़ होता है कि उसकी पूरी जो जर्नी थी उसमें हमेशा गैब्रियल ने मदद की थी। After everything Bathsheba has been through, the heartbreak from Troy, the obsession from Bolwood, and the storm of her own pride, life finally slowed down. Troy, the reckless man she once married, returned after being thought dead. But his reappearance brings chaos. Bolwood pushes
to the edge by years of longing and rejection. So Troy and disappear moment and is sent to prison. तो क्या होता है बादशाह जो इतनी अपनी लाइफ में दर्द से गुजरती है, हार्ट ब्रेक फ्रॉम ट्रॉय और ये बॉलीवुड के ऑप्शन से परेशान होकर, और उसका जो प्राइड था उससे भी वो परेशान थी। उसके बाद जब लाइफ थोड़ी-सी ठीक-ठाक चलने लगती है तो वापस से ट्रॉय की एंट्री होती है और वो मृत्यु को प्राप्त होता है। और साथ-साथ में बॉलीवुड था जो उसे परेशान कर रहा था शादी कर लो, वो भी जेल चला जाता है। In the silence that follow all this tragedy, Gabriel, who has stood by Bathsheba quietly all alone, decided to leave. क्या होता है कि हमेशा तो गैब्रियल उसके साथ था, लेकिन उसके बाद उसने कुछ पैसे जमा किए थे, तो वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, खुद का छोटा-सा फार्म खोलूँगा, खुद की फिर से भेड़ को खरीदूँगा, शिप्स खरीदूँगा और आगे देखूँगा क्या होता है। He doesn't want to, but he feels it's time. वो चाहता तो नहीं था लेकिन उसने सोचा कि ये टाइम है, अब उसे जाना चाहिए। दैट्स व्हेन बाथशेबा रियलाइज शी डजंट वांट टू लूज हिम टू। एज वी नो, गैब्रियल ने हमेशा बाथशेबा की मदद की थी, हमेशा क्राइसिस में खड़ा था, उसे एडवाइस की थी और कभी भी रिटर्न में कुछ नहीं मांगा था। She asked him to not to go. It's simple, honest, and without drama. Just two people who have finally come to understand each other. And so, after everything, they marry quietly, not in passion, but in peace. Something that feels stronger and deeper than anything before. बादशाह को ये एहसास हो चुका था कि गैब्रियल उसका लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और वो उसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी। इसलिए वो उसके कॉटेज पे जाती है और अपना फीलिंग कन्फेस करती है। वो कहती है कि मत जाओ। उसके बाद क्या होता है, दोनों जो एक दूसरे को इतने समय से जानते थे, समझते थे, समझने लगे थे, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि शादी करेंगे। वो बहुत ही सिंपल, क्वाइट और एक छोटा-सा वेडिंग करते हैं और उसके बाद वो दोनों खुशी-खुशी उसी फार्म में रहने लगते हैं। और इस तरह से हमारा नोवेल यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए जान लेते हैं जो थीम है और जो सिंबल हैं इस नोवेल के, वो क्या कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारे नोवेल की थीम को भी। लव एंड रिलेशनशिप। इट शोज़ दैट नॉट ऑल लव इज़ रियल और हेल्दी। जैसे था ट्रोय का और बॉलीवुड का। Choices and consequences. Character, especially Bathsheba, makes decision based on the emotion and ego. These decisions lead to suffer and losses. बाथशेबा ने बहुत ही इमोशनल होकर जो चॉइसेस लिए थे, जैसे कि बॉलीवुड को वो लेटर भेजना और ट्रोय से शादी करना, वो उसकी लाइफ में बहुत ही बड़े केओस खड़े करते हैं। तो ये चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। मैच्योरिटी एंड ग्रोथ। लाइफ टीचर्स थ्रू मिस्टेक एंड ग्रोथ। हम जो देखते हैं बादशाह को ये एहसास होता है कि कैसे ट्रोय का साथ शादी करना उसका एक सही फैसला नहीं था और बाद में वो एहसास होता है कि गैब्रियल कितना इंपॉर्टेंट है और कितना सही पार्टनर है जो उससे बाद में शादी कर लेती है। वुमन एंड इंडिपेंडेंट। स्ट्रगल ऑफ फीमेल इंडिपेंडेंस इन मेल डोमिनेंट सोसाइटी। ये हमारा नोवेल इस थीम को भी एड्रेस करता है। रूरल लाइफ एंड रियलिटी। ह्यूमन इमोशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट एवरीवेयर। ये थे थीम ऑफ द नोवेल और चलिए बढ़ते हैं सिंबल्स की तरफ। तो हमारा पहला सिंबल है वो वेदर एंड नेचर। ह्यूमन इमोशन एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इनर इमोशंस और कॉन्फ्लिक्ट को। वैलेंटाइन कार्ड। केयरलेस एक्शन, स्मॉल मिस्टेक लीडिंग टू अ बिग कॉन्सिक्वेंसेस। जिससे हमने देखा कि कैसे बहुत ही छोटी-सी मिस्टेक थी बादशाह की वो कार्ड भेजना, जो बॉलीवुड को उसके पीछे ही पड़ा लगा देता है। शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। सीप, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, बिगिनिंग ऑफ स्ट्रगल। इस सब को रिप्रेजेंट करता है। हार्वेस्ट एंड फार्मिंग। ये रिप्रेजेंट करता है साइकिल ऑफ लाइफ, ग्रोथ, पेशेंस एंड टाइम। तो इस तरह से ये हमारा नोवेल ख़त्म होता है पूरी। हमने कैरेक्टर देखे, थीम देखे, सिंबल देखे और हमने ये भी देखा समरी भी। उम्मीद करती हूँ ये आपको मदद करे। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू।